मेटल और नॉन मेटल की इस वीडियो में हम लोग प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास मेटल आया है उसको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे। तो क्रूड मेटल से कैसे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ओर की रिडक्शन के बाद जो भी हमारे पास मेटल आता है वो कंटामिनेटेड होता है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके अंदर दूसरे मेटल और नॉन मेटल की इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे हमारे पास जो है एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो कॉपर है उसको हम लोग कॉपर आयरन पायराइड से ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक सल्फाइड ओर है कॉपर का, जिसके अंदर कॉपर सल्फाइड, आयरन और सल्फर जैसी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है। इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की, इसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग के अंदर बहुत टाइप की प्रोसेसेस आती हैं, डिस्टिलेशन, पोलिंग, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 4 प्रोसेसेस आती हैं। तो हम इन सभी प्रोसेसेस को अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टिलेशन, ये उन मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जिनका बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और उनकी इम्प्यूरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो एक्सट्रैक्टेड मेटल जो है उसको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं और उसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं और हमारे पास प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। पोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो मोल्टन मेटल है उसको हम बड़े बड़े लॉग्स होते हैं उनसे हम लोग स्टिर करते हैं। तो जो इम्प्यूरिटी होती है या तो वो गैशियस फॉर्म में रिमूव हो जाती है और या फिर वो ऑक्सीडाइज होके स्कम बना देती है, जो कि मोल्टन मेटल के सरफेस के ऊपर आ जाएगा और हम सरफेस से इम्प्यूरिटी को रिमूव कर देंगे और हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगा। ब्लिस्टर कॉपर को हम इसी मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। तो लिक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लो मेल्टिंग मेटल जो होते हैं जैसे टिन हो गया, उसको हम लोग स्लोप के ऊपर फ्लो करवाएंगे, मेल्ट करके स्लोप के ऊपर उनको फ्लो करवाएंगे। तो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो स्लोप पे रह जाएंगी और जो हमारा प्योर मेटल है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें इम्प्योर मेटल को हम लोग एनोड की तरह यूज़ करते हैं और सेम मेटल प्योर फॉर्म में कैथोड की तरह यूज़ किया जाता है। और जैसे ही उनको सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ में रखते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में रखते हैं तो करंट पास करने पे जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो एनोड में नीचे बैठ जाती हैं और उनको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। तो हम एनोड की जगह इम्प्योर मेटल को यूज़ कर रहे थे, कैथोड की जगह प्योर मेटल को यूज कर रहे थे और उसमें से करंट पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को कॉपर को रिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को एनोड की तरह लेंगे और प्योर कॉपर को कैथोड में लेंगे। कॉपर सल्फेट का एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं हम उसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही करवाएंगे जो हमारे पास प्योर कॉपर होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है, हमारे पास एनोड में हम लोग इम्प्योर कॉपर की रॉड ले रहे हैं, कैथोड में हम लोग प्योर कॉपर की रॉड ले रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास एनोड से प्योर मेटल जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होने लग जाएगा, एनोड के नीचे इम्प्यूरिटीज इकट्ठी होने लग जाएंगी, उनको एनोड मड बोलते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है, एनोड से कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके क्यूप्रिक आयन बनाएगा। ये जो क्यूप्रिक आयन है ये कैथोड के पास जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना देगा। तो जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, वो हमारे पास हमारे सोल्यूशन में रह जाती हैं और जो इनसॉल्युबल होती हैं वो एनोड के नीचे एनोड मड की फॉर्म में आ जाती हैं। सेलेनियम, टेलरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो है इनकी रिफाइनिंग जो है इकोनॉमिकल हो जाती है इससे। जिंक को भी हम इसी मेथड से रिफाइन करते हैं। कोरोजन, तो हमारे पास बेसिकली जो मेटल होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में ऑक्साइड की एक लेयर बनाते हैं। ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये फर्दर जो होती है वो हमारे मेटल को वीक करती रहती है, उसको करोड करती रहती है और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का। जब भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। जो आयरन ऑक्साइड है वो ब्राउन रेड होता है कलर में, इसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं और जो फिनोमिना है उसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अगर हम लोग रस्टिंग को टाइम से नहीं रोकेंगे तो जो हमारा आयरन आर्टिकल होगा वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोग कोरोजन ऑफ आयरन बोलते हैं। और हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो आयरन है वो रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ, अगर हम रस्टिंग को रोकना चाहते हैं तो हमें आयरन को का जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वनाइजेशन करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो अलग अलग तरीके के मेथड है, पेंटिंग है, ये कॉमन मेथड है। इसमें हम आयरन के ऊपर पेंट अप्लाई कर, जैसे हमारे पास जो गेट होते हैं, ग्रिल्स होती हैं, उनके ऊपर हम पेंट अप्लाई करते हैं। ऑयलिंग और ग्रीसिंग में भी हम लोग बेसिकली एक लेयर लगा देते हैं ऑयल और ग्रीस की हमारे मेटल सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से
रस्टिंग नहीं होती। गैल्वनाइजेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें हम लोग जिंक मेटल की लेयर को लगाते हैं हमारे आयरन आर्टिकल के ऊपर, इसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। ये लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। जो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स होती हैं उनको हम ड्रम, ट्रंक्स और आयरन कंटेनर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अलॉइंग की अगर मैं बात करूँ, ये भी एक अच्छा मेथड है करोजन से टैकल करने का। हम लोग बेसिकली अलॉय को यूज़ करते हैं। जो अलॉय होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं करोजन के लिए, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, वो शाइन ज़्यादा करते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। जैसे आयरन मेटल को हम लोग यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उन पर रस्ट लग जाएगा, उसको हम लोग निकल और क्रोमियम मेटल के साथ मिक्स करते हैं और वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, जिसको हम लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मेथड थे हमारे पास रस्टिंग को प्रिवेंट करने के। तो जो है नेक्स्ट हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल। तो हमने जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को हीट किया। इन विच केस विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ करूंगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूँ तो उसका किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड की बात करूँ तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। विच मेटल डू नॉट करोड ईजिली, कौन सा मेटल जो होता है करोड नहीं करता। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके अंदर करोजन जल्दी होती है, और जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके अंदर करोजन नहीं होती। इसलिए जो गोल्ड प्लेटिंग होती है वो करोजन के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है क्योंकि जो गोल्ड है वो नॉन रिएक्टिव मेटल है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अलॉय क्या होते हैं। अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का। ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये दोनों मेटल्स भी हो सकते हैं, उसमें से एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो अलॉय को फॉर्म करने के लिए पहले एक मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर बाद में दूसरे एलिमेंट को उसमें डिसॉल्व करते हैं। जैसे आयरन और कार्बन का जो अलॉय है उसमें हम मोल्टन आयरन के अंदर कार्बन को डिसॉल्व करवाएंगे। तो इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर ओवर होता है। तो मेटल रिफाइनिंग के लिए जो भी मेथड थे वो हमने डिटेल में पढ़े। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे।